अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोटीन्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को डिटेल से कवर करेंगे। मैंने लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पर मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा कर रखा है। क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा होता है, तो देखेंगे प्रोटीन की डाइजेशन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में कहाँ पर कितनी हो रही है। राइट, माउथ के अंदर डाइजेशन कितनी हो रही है, स्टोमक के अंदर कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितनी डाइजेशन हो रही है और कैसे हो रही है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रही है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में शामिल होने का प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोटीन की डाइजेशन में जब हमें एमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो जब ब्लड में शामिल होते हैं उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्लियर है। यहाँ पर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की ही डायग्राम को जरा डिफरेंट तरीके से ड्रा कर रखा है। मैं आपको इस डायग्राम को समझा देता हूं ताकि आसानी हो चीज़ों को समझने में। ये लेट्स से माउथ है, ठीक है, ये बक्कल कैविटी है, यानी यहाँ पर हम प्रोटीन को ईट करेंगे, ठीक है। फिर माउथ से ईसोफेगस और फिर ये लार्ज जो एरिया है ये स्टोमक है। प्रोटीन की डाइजेशन में स्टोमक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए मैंने लार्ज साइज में यहाँ पर ड्रा कर रखा है। फिर जो स्टोमक है वहां से फूड चला जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप समझ लें। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ही लाइनिंग का एक सेल मैंने ड्रा कर रखा है। इस सेल की मदद से हम समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है। ऐसे सेल्स जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है उन्हें इंटेरोसाइट कहा जाता है। ये एक इंटेरोसाइट है और इसके अंदर जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यहाँ से फिर ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है उसे देखेंगे। ये एक ब्लड वेसल मैंने ड्रा कर रखी है। क्लियर हो गया। ओके, प्रोटीन्स क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, यानी एमाइनो एसिड्स बहुत सारे जब कॉम्बिनेशंस में आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो बेसिकली प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स जब टूटते हैं तो ओलिगोपेप्टाइड्स बनते हैं, ठीक है, यानी एक बहुत लंबी चेन है अमीनो एसिड की, वो जब टूटेगी तो छोटी चेन्स जो बनेगी उन्हें ओलिगोपेप्टाइड्स कहा जाता है। फिर ओलिगोपेप्टाइड्स जब टूटती हैं और स्मॉलर जो पेप्टाइड चेन्स बनती हैं उन्हें फिर ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स कहा जाता है। डाइपेप्टाइड्स में 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, ट्राइपेप्टाइड्स में 3 अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं, और फिर जब ये टूटते हैं तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। और हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है, यानी ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं। बट अमीनो एसिड्स के साथ साथ डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स भी हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो सकते हैं इंटेस्टाइन से, डेफिनेटली। क्लियर हो गया। ये 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए मैंने लिख रखा है कि ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। ऑल्दो कुछ पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो भी एब्जॉर्ब हो सकती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, वो फिर किसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बट जो बेसिक फिनोमेना है वो कैसे हो रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो प्रोटीन हम खा रहे हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर है वो कैसे टूटती है इनटू अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स, राइट। फिर देखेंगे कि वो जो अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स बने हैं वो ब्लड के अंदर कैसे शामिल होते हैं। लेट्स से आपने एक चिकन का पीस खाया, कोई चिकन लेग का पीस खाया, तो माउथ के अंदर आपने सबसे पहले क्या किया, उस प्रोटीन को च्यू किया, चबाया दांतों की मदद से। इस प्रोसेस को मैकेनिकल ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं, ठीक है। दांतों से आपने उसे चबाकर छोटा किया, सलावा भी शामिल हुआ। ऑल दो माउथ के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, केमिकल डाइजेशन का नहीं होता। मैकेनिकल डाइजेशन यस हम कह सकते हैं जो कि दांतों से हो रही है, ठीक है। केमिकल डाइजेशन आपको माउथ के अंदर नहीं देखने को मिलती, फिर क्योंकि कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन को माउथ के अंदर ब्रेक कर सके, ठीक है। फिर यहाँ से फूड आया स्टोमक में, डेफिनेटली ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में एंटर हुआ, और स्टोमक के अंदर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमें देखने को मिलती है जो एक एंजाइम कर रहा होता है जिसे पेप्सिन कहा जाता है। और स्टोमक की जो पीएच होती है वो लेस देन 3 होती है। एसिडिक पीएच हम उसे कह सकते हैं 1 to 2 या 1 to 3 की इसकी रेंज होती है, ठीक है। ये एंजाइम इस एसिडिक पीएच के अंदर सही फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए। इस मैकेनिज्म को जरा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर प्रोटीन आपके स्टोमक में आ चुकी है। प्रोटीन स्टोमक में आकर टूटते कैसे है, इससे पहले जरा प्रोटीन की थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स मैंने ड्रा कर रखे हैं, आप इसे अमीनो एसिड समझ लें, और ये लॉन्ग चेन है, ठीक है। और ये फिर ग्लोब्यूलर सी फॉर्म बना देती है, यानी आपस में ये बॉन्डिंग इस तरीके से हाइड्रोजन आयोनिक और डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती हैं जो कि इसकी एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है।
अब प्रोटीन में जो सिंगल अमाइनो एसिड है उसको जरा हम देख लेते हैं। अमाइनो एसिड में ये सेंटर में एक कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, एक साइड पर आर ग्रुप होता है, ये डिफरेंट होता है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड की वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। 20 to 21 अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं, राइट। ओके, सो यहां पर एक साइड पर अगर आप देखें तो कार्बोजाइल ग्रुप लगा हुआ है, COOH, ठीक है। सो ये इस तरीके से होता है, COOH हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये कार्बोजाइल ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप भी इसे कहा जाता है, और ये NH2 एमाइन ग्रुप है, ठीक है, एमाइनो ग्रुप भी हम इसे बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो प्रोटीन डेफिनेटली इसके साथ जो दूसरा एमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है वो ऐसे अटैच होगा कि यहां पर NH2 वाला साइड आ जाएगी, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं इस तरीके से एमाइन साइड आ जाएगी, ठीक है। मैं वैसे NH2 नहीं होता, बॉन्डिंग जब होती है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से जोड़ेगा और यहां पर ये जो बॉन्ड बनेगा इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, क्लियर है। अब अगर आप देखें तो ये एक पेप्टाइड डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना है। इसमें एक साइड जो है वो कार्बोजाइल एंड है, ठीक है, एक एंड कार्बोजाइल एंड है, दूसरा एमाइन एंड है। तो यहां पर कार्बोजाइल एंड है और ये एमाइन एंड है। सो इसे डिस्कस करने का फायदा है क्योंकि आगे कुछ एंजाइम्स इन एंड की बेस पर इसकी कटिंग कर रहे होते हैं। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि प्रोटीन इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और उसमें इस तरीके से ग्लोब्यूलर नेचर होती है जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स होती हैं। तो अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करना है तो मैंने प्रोटीन्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, प्रोटीन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वगैरह को आप उस वीडियो को सर्च करके देख लें, ठीक है। ओके, सो एक कार्बोजाइल एंड है, दूसरा एमाइन एंड है, क्लियर हो गया। अब आपने प्रोटीन को ईट किया तो स्टोमक के अंदर जैसे ही प्रोटीन एंटर हुई है, यानी फूड में प्रोटीन थी वो एंटर हुई है, तो स्टोमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी इस तरीके से ग्रूव्स होते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, बट प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से रिलेटेड जो सेल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें चीफ सेल्स कहा जाता है। ये चीफ सेल्स क्या करते हैं, एक खास किस्म का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे पेप्सिनोजेन कहा जाता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन आप कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। इनएक्टिव क्यों है, यहां पर क्यों स्टोर हुआ है इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो सेल के अंदर डेफिनेटली प्रोटीन प्रेजेंट होती है, सेल की अपनी प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। और यहां पर जाकर एक्टिव होने का फायदा ये है कि इसकी जो वाल है स्टोमक की वो म्यूकस से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से ये एंजाइम स्टोमक की वाल को ईट नहीं कर पाता, ठीक है। ओके, तो यहां पर सेल्स थे चीफ सेल्स ने क्या सिक्रीट किया, पेप्सिनोजेन एंजाइम को सिक्रीट किया। यहां पर ही गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर कुछ और टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें पेराइटल सेल्स कहा जाता है, जो कि HCl को सिक्रीट करते हैं। और आपको पता है स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट। सो HCl भी सिक्रीट होता है। अच्छा, HCl क्या करता है, HCl फंक्शन ये करता है कि ये जो ग्लोब्यूलर चैन है प्रोटीन की, इसको डीनेचर करता है, ठीक है। इसको डीनेचर करके, डीनेचर का मतलब क्या है कि इसको सीधा करने की कोशिश करता है, इस चीज को डीनेचरेशन कहा जाता है। सो यहां पर जो स्टेप अगर हुआ है उसे मैं लिख देता हूं, डीनेचुरेशन हुआ है। किस वजह से हुआ है, ड्यू टू दी HCl। और ये कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है HCl क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन पर काफी सारे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सो उनको हाइड्रोजन आयंस खींचकर इसके जो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो इसको ग्लोब्यूलर बनाते हैं उन्हें तोड़कर स्ट्रेट बनाता है। अब स्ट्रेट होने का फायदा यह है कि इस पर एंजाइम अच्छी तरीके से आकर इसको काट सकता है, ठीक है। इस फॉर्म में आप देख लें कि आपके पास कोई धागा है और धागे की गुंजी सी आपने मोटी सी बना दी है, उसको कैंची से काटेंगे बड़ा मुश्किल होगा, उसको सीधा कर देंगे तो आसानी के साथ उसे आप काट सकते हैं, क्लियर हो गया। सो ये डीनेचुरेशन का फायदा होता है जो कि HCl कर रहा होता है। अच्छा, HCl का एक और फंक्शन भी होता है कि HCl पेप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिव करता है, ठीक है। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिव करता है। सो पेप्सिनोजेन एंजाइम भी डेफिनेटली प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। सो मैं आपको सिंपली समझाने के लिए ऐसे ड्रा कर देता हूं, ठीक है। ये मैं पेप्सिनोजेन को ड्रा कर रहा हूं, इस तरीके से पेप्सिनोजेन है और पेप्सिनोजेन का मतलब ये है कि इसके साथ अनवांटेड पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये रेड कलर का अनवांटेड पार्ट है। तो HCl क्या करता है, इसको यहां से काट देता है, ठीक है। जब यहां से काटता है तो ये पार्ट जब हटता है तो इसकी एक्टिव साइट ओपन हो जाती है और अब ये बन चुका है पेप्सिन और ये अब एक्टिव एंजाइम है। अब ये
इस प्रोटीन को डिग्रेड तो मैं नहीं कहूंगा, ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, सो पेप्सिन की अगर हम खूबी देखें तो ये एक एंडोपेप्टिडेज है। एंडोपेप्टिडेज का मतलब ये है कि ये प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन है उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको सेंटर से काटने की कोशिश करता है। यानी यहां पर अगर हम इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को देखें, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये कोशिश करता है कि यहां से जहां पर सेंटर, वैसे ये स्पेसिफिक होते हैं, कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर इसने लेट से प्रोटीन की चेन के दरमियान से कहीं जाकर कट कर लिया। ठीक है, सो यहां पर ये प्रोटीन टूट चुकी है इनटू 2 स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, अभी भी ये पॉलीपेप्टाइड ही है, लेकिन काफी हद तक लॉन्ग चेन्स को पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तोड़ देता है। क्लियर हो गया। अब दोबारा से मैं आपको जरा रिवाइज करवा देता हूं ताकि चीजें आसानी से आपको समझ आए। यहां पर गैस्ट्रिक पेट्स मौजूद होती हैं जिनमें कुछ सेल्स होते हैं। एक चीफ सेल होता है, चीफ सेल क्या करता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम को सिक्रीट करता है जो इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव करने के लिए पेराइटल सेल्स HCl को सिक्रीट करते हैं। HCl इस पेप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिव कर देता है इनटू पेप्सिन फॉर्म। अब ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये तोड़ सकता है पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक HCl एक और फंक्शन भी करता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोब्यूलर फॉर्म में है उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहा जाता है। जब ये स्ट्रेट होगी तो पेप्सिन एंजाइम इसको आसानी से तोड़ सकेगा इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब ये स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स चली जाती हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाता है काइम की फॉर्म में, उसमें एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। डेफिनेटली स्टमक से जब जाएगा तो साथ में एसिड भी जाएगा। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं कर पाते। और याद रखिए ये पेप्सिन एंजाइम न्यूट्रल एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं कर पाता है, इसलिए जो पेप्सिन एंजाइम यहां पर जाएगा वो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और यहां पर जो इन्वायरमेंट है एसिडिक, उसको न्यूट्रल करने के लिए सिक्रीटिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो यहाँ पर कुछ इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं सिक्रीट करते हैं। यानी हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं गट की लाइनिंग के अंदर। ठीक है, ये सिक्रीटिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। लेट से यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट हुआ, ये ब्लड में शामिल हुआ और ब्लड में शामिल होकर चला गया इनटू द पेनक्रियास, और पेनक्रियास को बोला कि बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट करे। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन इस रास्ते से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं HCO3, और ये क्या करते हैं, ये एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पर जो एंजाइम रिलीज होंगे वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक और हार्मोन, एक और किस्म के इंटेरो एंडोक्राइन सेल से सिक्रीट होता है जिसे CCK कहा जाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन इस हार्मोन का नाम है। कोलिसिस्टो बोलते हैं गाल ब्लैडर, और काइनिन ऐसी सिक्रीशन होती है जो कंट्रैक्शन कर रही होती है। सो यहां से ये हार्मोन चला जाएगा इनटू द गाल ब्लैडर। ठीक है, लेट्स से ये हार्मोन रिलीज हुआ और ये चला गया इनटू द गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर को सिग्नल दिया कि वो बाइल को रिलीज करे। लेकिन यहां पर बाइल से हमारा कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि बाइल लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है। ये हार्मोन पेनक्रियास में भी जाता है और पेनक्रियास को बोलता है कि पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करे, पेनक्रियाटिक जूसेस। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, और मोस्टली यहाँ पर हमारा फोकस होगा प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम। सो पेनक्रियाटिक जूसेस जब सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, तो डिफरेंट टाइप के इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। डेफिनेटली फिर इनको एक्टिव किया जाता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है, प्रोकार्बोजाइल प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, प्रोइलास्टेज होता है। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स क्या हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए इन्हीं लाइनिंग में, जो ब्रश बॉर्डर लाइनिंग है, इन्हीं लाइनिंग के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे इंटेरोकाइनेज कहा जाता है। ये इंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है इनटू ट्रिप्सिन। इसी तरीके से जैसे HCl ने पेप्सिनोजिन को एक्टिव किया था। ठीक है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, अब ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये ट्रिप्सिनोजिन क्या करता है, फिर ये अपने दोबारा से बाकी जो ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम है उन्हें भी एक्टिव करता है, और साथ में ये बाकी जितने एंजाइम्स हैं ना, जैसे ये काइमोट्रिप्सिनोजेन एंजाइम है, इसे भी एक्टिव कर दिया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम इसे भी एक्टिवेट कर दिया, प्रोइलास्टेज एंजाइम इसे भी एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये सारे अपने एक्टिव फॉर्म में इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ट्रिप्सिनोजेन से ये ट्रिप्सिन हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन हो जाता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो जाता है, और इलास्टेज हो जाता है। ठीक है, ये एंजाइम्स के नाम आपने याद कर लेने हैं। ओके, ये एंजाइम्स जो हैं ये अब प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, ये एक्टिव फॉर्म में चले गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर वाले जो दो एंजाइम मैंने मेंशन कर रखे हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं, ये एंडोपेप्टिडेज हैं। और एंडोपेप्टिडेज आप समझ चुके होंगे, जैसे पेप्सिन एंजाइम था, ये भी एंडोपेप्टिडेज हैं। यानी ये जो चेन्स हैं इनको सेंटर से या दरमियान से आकर तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लॉन्ग चेन जो
प्रोटीन यहाँ पर गई हुई है, लेट्स से यहाँ पर लॉन्ग चेन प्रोटीन है, ठीक है, और ये एंजाइम्स आकर क्या करेंगे, इनको तोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, ऐसे स्मॉल चेन्स बनती जाएंगे, ठीक है। सो ये जो एंडोपेप्टिडेजेस, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, ये मोस्टली प्रोटीन्स को, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको डाइपेप्टाइड्स अब नजर आएंगी, ठीक है, डाइपेप्टाइड है तो बहुत सारे होंगे तो डाइपेप्टाइड्स हो जाएंगे, और यहां पर आपको ट्राइपेप्टाइड्स भी मिलेंगे, क्लियर है। सो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने क्या किया, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को तोड़ दिया इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स, ठीक है। अब कुछ ये जो बाकी एंजाइम्स हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड इलास्टेज, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये कार्बोक्सिल एंड से जाकर कट करना शुरू करते हैं अमीनो एसिड को, ठीक है, यानी ये एंजाइम इस साइड से आकर बैठना शुरू होगा और इस अमीनो एसिड को यहां से कट करेगा, फिर डेफिनेटली इसकी ये वाली साइड कार्बोजाइल वाली साइड है, यहां से आएगा, इसको यहां से तोड़ने की कोशिश करेगा, यहां से तोड़ेगा, तो आप देख पा रहे हैं तो ये एक एक अमीनो एसिड को तोड़ता जा रहा है। सो यहां पर हमें फ्री अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है, इन एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से हमें फ्री अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे। अब आपको पता है हमारी बॉडी डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, राइट, बट स्टिल ये जो सेल्स होते हैं इंटेरोसाइट सेल्स, इनके बॉर्डर के ऊपर, जैसे ब्रश बॉर्डर कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर इसलिए कहा जाता है कि इन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। सो माइक्रोविलाइज की प्रेजेंस की वजह से इनकी अपीयरेंस ब्रश की तरह नजर आती है, यानी ये इस तरीके से सेल्स होते हैं, लेट्स से मैं ड्रा कर देता हूं, ये एक सेल है और इस पर इस तरीके से माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन माइक्रोविलाइज के अंदर यहां पर एंजाइम्स अटैच होते हैं, कुछ एंजाइम्स हमने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होते हैं, यहां पर हमारा फोकस है प्रोटीन को रिलेटेड, तो यहां पर जो एंजाइम्स हैं उनको मेंशन कर लेता हूं, डाइपेप्टिडेज और एमाइनोपेप्टिडेजेस यहां पर माइक्रोविलाई के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्स पर। सो ये इंटेरोसाइट एक सेल है, इंटेरोसाइट सेल है जिसके बॉर्डर पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो मजीद डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को तोड़ सकते हैं। सो एमाइनोपेप्टिडेज क्या करता है, जो एमाइन साइड होती है, ठीक है, यहां पर लेट्स से ये एमाइन ग्रुप है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसकी ये वाली साइड क्या है, एमाइन साइड है, तो ये वाला एंजाइम इस साइड से एमाइनो एसिड्स को तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, बिल्कुल कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलास्टेज के अपोजिट, यानी दूसरी साइड से बैठकर काटना शुरू करता है। सो ये इस तरीके से है, ठीक है, इसको काटना शुरू कर देता है। और डाइपेप्टिडेज नाम से आप समझ चुके होंगे, ये डाइपेप्टाइड्स को तोड़ते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं तो टूट जाते हैं, बट फिर भी सारे के सारे डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होते, फिर भी कुछ डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स रह जाते हैं जिनको ये इंटेरोसाइट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन के लिए डेफिनेटली कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है उसे सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर भी कहा जाता है, सिम्पोर्टर यानी दोनों चीजें साथ में जा रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर होता क्या है, ये ट्रांसपोर्टर सोडियम आइंस को सेल के अंदर भेज रहा होता है, ठीक है, सोडियम आइंस यहाँ पर जो गट के अंदर प्रेजेंट है इनको सेल के अंदर भेजता है, और यही सोडियम आइंस के साथ अमीनो एसिड भी अटैच होकर सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सोडियम आयंस हैं इनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अंदर जो इनकी अमाउंट है उसे कम करने के लिए अपोजिट साइड पर सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टिवली सोडियम आयंस को, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेज रहा होता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लेकर आ रहा होता है, ठीक है। सो ओवरऑल सोडियम आयन की यहाँ पर कमी होती है, जिस कमी को पूरा करने के लिए गट से सोडियम आयन अंदर आते हैं, इसी के साथ अमीनो एसिड्स भी अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो डाइपेप्टाइड्स हैं और ट्राइपेप्टाइड्स हैं, इनको सेल के अंदर भेजने के लिए हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर होता है, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के लिए ट्रांसपोर्टर एक बना होता है जिसे पेप्टी1 कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को सेल के अंदर भेजता है, और इसी दौरान डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स भी सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास डाइपेप्टाइड आ गया और ये आ गया ट्राइपेप्टाइड्स। अब सेल के अंदर आने के बाद यहां पर पेप्टिडेजेस सेल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिडेज एंजाइम क्या करता है,
इन डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये अमाइनो एसिड एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर है, उसके जरिए इनटू द ब्लड चले जाते हैं। ठीक है, जितने भी हैं, और ब्लड से डेफिनेटली हेपेटिक पोर्टल वेन से होते हुए ये लिवर में जाते हैं और वहां से पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं, और जहां जहां पर अभी प्रोटीन सिंथेसिस होनी है ये अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर है? ओके, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने जो स्टडी किया, मैंने आपको बताया प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में हम ईट कर रहे होते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को तोड़ना इनटू अमाइनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। फिर इन डाइपेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड और ट्राइपेप्टाइड्स को एब्जॉर्ब करना है इनटू द ब्लड, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। राइट? सो फूड जब हम खाते हैं, प्रोटीन से भरा हुआ फूड जब हम खाते हैं, तो माउथ के अंदर फूड की डाइजेशन नहीं होती, ऑल्दो फिजिकल ब्रेकडाउन जरूर होती है। स्टोमक के अंदर जब जाता है तो स्टोमक के अंदर चीफ सेल्स क्या करते हैं, पेप्सिनोजेन एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, और पेराइटल सेल्स HCl को सिक्रीट करते हैं। HCl उस प्रोटीन को डीनेचर करता है और पेप्सिनोजेन को HCl एक्टिव करता है। फिर पेप्सिन क्या करता है, बाकी पेप्सिनोजेन को भी एक्टिव करता रहता है और साथ में प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी करना शुरू कर देता है। सो पेप्सिन कैसे काम करता है, ये एंडोपेप्टिडेज है, यानी पेप्टाइड्स को दरमियान से तोड़ने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, फिर स्टोमक के अंदर कुछ हद तक प्रोटीन्स टूट चुकी होती हैं, ये प्रोटीन्स चली जाती हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसे न्यूट्रल करने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि पेनक्रियास को सिग्नल देता है, और पेनक्रियास बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करते हैं और पीएच को मेंटेन कर देता है। ठीक है, अब इसी के साथ सीसीके हार्मोन भी सिक्रीट होता है, जो कि पेनक्रियास को पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करने के लिए बोलता है। पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोइलास्टेज, ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ये एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इंटेरोकाइनेज एक एंजाइम होता है, जो कि वाल के साथ अटैच होता है, सेल इंटेस्टाइनल सेल के वाल के साथ। ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है। अब ये जो ट्रिप्सिन बना है, ये बाकी सारे ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिव करता है, और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, बाकी सारे एंजाइम्स को भी एक्टिव फॉर्म में ले आता है। ये सारे एंजाइम जब एक्टिव होते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स को देखकर वहां से कटिंग शुरू करते हैं, जिसमें ये दो जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये एंडोपेप्टिडेज हैं, दरमियान से काटना शुरू करते हैं, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलास्टेज ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोक्सिल एंड से अमाइनो एसिड्स को काटना शुरू करते हैं। सो ये अमाइनो एसिड्स बनाते जाते हैं, और ये वाले एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को बनाते हैं। अब डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए भी ब्रश बॉर्डर सेल्स की सरफेस के ऊपर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनको अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं। और फिर भी कुछ डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स रह जाते हैं, जो कि सेल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक चैनल के जरिए, जिसे हाइड्रोजन पेप्ट T1 ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन आयंस को सेल के अंदर लेकर आता है। और इसी दौरान साथ में ये डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स भी आ जाते हैं, जो सेल के अंदर आने के बाद पेप्टिडेज एंजाइम्स की वजह से मजीद अमाइनो एसिड में टूट जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो सोडियम अमाइनो एसिड इंपोर्टर है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम की ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसी की ट्रांसपोर्ट के साथ अमाइनो एसिड्स भी सेल के अंदर आ जाते हैं, और ये अमाइनो एसिड फिर एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की मदद से ब्लड वेसल के अंदर शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं, कुछ जो हम कह सकते हैं चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको अलग ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, उनको अलग ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। सो इनके डिफरेंट नेम होते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करने ज़रूरी नहीं है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।